हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एल्डर मैंग ने यांग काई को सीनियर सिस्टर जिया की सारी सिचुएशन समझाते हुए उससे हेल्प मांगी थी। और अब यांग काई को एल्डर मैंग से पता लगता है कि उन्हें 2 दिन बाद एक लंबे सफर पर निकलना होगा, वरना तो सीनियर सिस्टर जिया अपने 9 इनकंडेंशन ड्यू को रिफाइन नहीं कर पाएगी। इसलिए वो इसकी तैयारी करने के लिए अपने घर जाकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जहाँ वो सीनियर सिस्टर जिया के दिए हुए पिल्स का यूज कर रहा था। वो पिल्स इतने ज्यादा अमेजिंग थे कि थोड़ी से ही यूज के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है, जिसे करने में लोगों को महीनों लग जाते हैं। और अब इसके बाद जब वो 2 दिन बाद एल्डर मैंग से मिलने जाता है तो उसकी मुलाकात सीनियर सिस्टर जिया से होती है, जो कि उससे नजरें चुरा रही थी। वो इससे पकड़े जाने वाला झूठ कहते हुए कह रही थी कि एल्डर मैंग बीमार है, इसलिए हम दोनों को अकेले सफर पर जाना होगा। यांग को तो दाल में कुछ काला लग रहा था, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि सीनियर सिस्टर जिया ने एल्डर मैंग को नींद की दवाई देकर बेहोश करके रखा है, क्योंकि वो इस लंबे सफर पर यांग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती है। वहीं सेकंड जीनियस ये होंग को भी यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया के सफर पर जाने वाली बात पता लग चुकी थी, और अब वो अपने चमचे के साथ मिलकर यांग काई को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लग जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सीनियर सिस्टर जिया और यांग काई वे में टाउन पहुंचकर अपने लिए एक घोड़ा सेलेक्ट कर चुके थे, और अब अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए उनके बीच में काफी ज्यादा खामोशी थी। इस खामोशी को तोड़ते हुए यांग काई सीनियर सिस्टर जिया से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर ओल्ड मैंग हमारे साथ क्यों नहीं आए, क्या वो अपने बुढ़ापे की वजह से सफर कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। अब सीनियर सिस्टर जिया ने तो झूठ बोला था, उन्हें समझ नहीं आता कि यांग काई के सवाल का क्या जवाब दे, तो वो उसकी बात पर हामी भरते हुए कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए हमारे साथ नहीं आए। वैसे तो यांग काई को असल बात पता नहीं है कि हमारे सीनियर सिस्टर जिया ने ओल्ड मैंग को बेहोश करके रखा हुआ है। उसके दिमाग में तो यही था कि एल्डर मैंग बूढ़े होने की वजह से और साथ ही काफी ज्यादा कामचोर आलसी होने की वजह से उनके साथ इस सफर में नहीं आए, इसलिए सीनियर सिस्टर जिया को उनसे बीमार होने का बहाना लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ सीनियर सिस्टर को पता लग गया था कि ज्यादा देर तक यांग काई अगर उनसे ऐसे ही सवाल जवाब करता रहा तो उनकी पोल खुल जाएगी, तो वो इससे बचने के लिए आगे रास्ता चेक करने का बहाना करके अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा देती है। अब यांग काई भी कहाँ पीछे रहने वाला था, पीछे छूट जाता ना, इसलिए उनके साथ साथ चलने के लिए वो भी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा देता है। उन दोनों के वेमे टाउन से जाने के बाद हमें वहाँ पर ब्लडी बैटल गैंग के 3 स्टूडेंट को दिखाते हैं, जिसमें से 2 जूनियर थे और एक उनका सीनियर, जिसका नाम नो लैंग है। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि नो लैंग ने अपने इन दोनों चमचों को हमारे यांग काई पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि यांग काई से मिलने के बाद उसके दोनों भाई लापता हो चुके हैं। वो दोनों भाई और कोई नहीं बल्कि जेंग शाओफेंग और टियान नाम का सीनियर है, जिसे यांग काई के इस स्कल मॉन्स्टर ने जान से मार डाला था, और फिर हुमई ने उन दोनों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था और वो बहते बहते वहाँ से गायब हो गए थे। नो लैंग को अभी तक भी अपने भाइयों की कोई खबर नहीं है, इसलिए वो अपने चमचों से कहता है कि इस लड़के का पीछा करते रहो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे भाई जिंदा है भी या नहीं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इसके बाद सीधा जंगल में रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया आग जलाकर रेस्ट कर रहे थे। सीनियर सिस्टर जिया बैठे बैठे यही सोच रही थी कि उनके सफर को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी उन्होंने यांग काई के साथ सिर्फ 10 ही बातें की हैं, और फिर से उनके बीच में गहरी खामोशी है। ये तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका है उनके लिए। ये सोच कर ही सीनियर सिस्टर जिया को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि पहली हेल्प मांगने वाली वही है। अब वो यांग काई को अपने साथ लाकर उसके साथ काफी कोल्डली बिहेव कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। वो उससे बात तो करना चाहती है, लेकिन उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही वो अपनी पास्ट की बातें याद कर रही थी कि कैसे पहले वो यांग काई को सिर्फ छुप छुप के देखा करती थी, पेड़ के पीछे से, ऊपर से, और अब देखो सिचुएशन कितनी अजीब है, वो उनके सामने बैठा है, वो भी फेस टू फेस, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें यांग काई के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, और साथ ही यांग काई के अपने सामने होने पर बहुत ज्यादा नर्वस भी। सीनियर सिस्टर जिया तो अपनी ओवरथिंकिंग में बिजी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाते हैं, जो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रख रहा था, ताकि सफर में अगर कुछ हो तो वो उसका सामना कर सके। यांग काई का ध्यान तो अपनी कल्टीवेशन पर था, पर सीनियर सिस्टर जिया ये सोच रही थी कि पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा। यहाँ दूसरी तरफ हमें हुए लॉन्ग और उसके एक साथी को दिखाते हैं, जो दूर से यांग पर नजर रख रहे थे। हुए लॉन्ग अपने साथ आए हॉल मास्टर वेन से कहता है कि आप कब उस पर अटैक करेंगे। वो यांग काई है, मैंने कंफर्म कर लिया है, और इसके अलावा हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और वैसे भी आपकी पावर की हेल्प से उसे पकड़ना और सबक सिखाना आसान हो जाएगा। हॉल मास्टर वेन के अपने ही कुछ प्लान थे। वो कहते हैं कि मास्टर लॉन्ग, आपको इतनी ज्यादा जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि मैं बड़ी ही आसानी से उसे निपटा सकता हूँ।
पर लॉन्ग तो काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहा था। वो कहता है तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से अपनी पावर का यूज करके उस यांग काई को जान से मार दीजिए, और हाँ, उस लड़की को कुछ मत करना, वो तो मुझे जिंदा सही सलामत चाहिए। उसने मेरी पार्टनर पर आंख उठाने की हिम्मत की है, उसका मरना तो तय है। अब लॉन्ग को इतना ज्यादा भड़कता देखकर हॉल मास्टर वैन कहते हैं कि यंग मास्टर लॉन्ग, क्या आपने इस बारे पे गौर किया कि आखिर ये दोनों डिसाइपल यहाँ इतनी दूर सन्नाटे में क्या करने आए हैं? लॉन्ग को पता नहीं था, इसलिए वो मास्टर वैन से कहता है कि आप ही बताइए वो यहाँ क्यों आए हैं। मास्टर वैन, जो कि काफी ज्यादा चालाक था, वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि यहाँ इतनी दूर आने का मतलब यही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लोग ब्लैक विंड माउंटेन में किसी खजाने की खोज में आए हैं। लॉन्ग को इस बारे में पता था, इसलिए वो कहता है कि ब्लैक विंड माउंटेन तो ट्रेजर से भरा हुआ है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वहाँ आने वाला हर इंसान ट्रेजर हासिल करने आया हो, और वैसे भी यहाँ के ट्रेजर्स इतने ज्यादा रेयर और खास होते हैं कि हर किसी के लिए उन्हें हासिल करना आसान बात नहीं है। पर हॉल मास्टर वैन की बातों से हमें पता लग जाता है कि वो जानता है कि ये दोनों खजाने का पता जानते हैं और ये उन्हें उस तक ले जा सकते हैं। वो कहता है कि एक बार इन्हें खजाने तक पहुंच जाने दीजिए, जब वो उन खजाने को हासिल करने वाले होंगे तब फटाक से लॉन्ग बोल पड़ता है कि हम उन्हें जान से मारकर उनसे वो खजाना छीन लेंगे। बस इस बात पर वो दोनों ही एग्री हो गए थे। तभी वहाँ पर हुई लॉन्ग के काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि हॉल मास्टर वैन को आकर इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिनसे उन्हें पता लगता है कि यांग काई के पीछे और भी काफी सारे दुश्मन पड़े हैं। वो तो अपने आदमियों से कहता है कि जाकर उन्हें रास्ते से निपटा दो, वो हमारे प्लानिंग में दखलंदाजी ना करने पाए। ऑर्डर मिलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हॉल मास्टर वैन हुईलोंग को बता देता है कि शायद यांग काई के हमारे अलावा भी और भी काफी सारे दुश्मन हैं। हुईलोंग को समझ नहीं आता कि आखिर लोग उसके पीछे क्यों पड़े होंगे, पर हॉल मास्टर वैन कहता है कि उसके साथ की लड़की की वजह से वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। इधर दूसरी तरफ यांग काई अभी तक भी कल्टीवेशन कर रहा था और सीनियर सिस्टर जिया उसे देख रही थी। दूसरी तरफ फेंगयू टावर के ये तीनों के तीनों डिसाइपल वहां तक पहुंच गए थे और वो दूर से उन पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो लोग कोई भी कदम उठा पाते, वहां पर ब्लडी बैटल गैंग के लोग आकर उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ब्लडी बैटल गैंग के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो 2-4 अटेम्प्ट्स में ही इन लोगों को चारों खानों चित कर देते हैं। वहीं अब तक इनकी फाइट की खबर हमारी सीनियर सिस्टर जिया के कानों तक भी पड़ चुकी थी, इसलिए वो यांग काई को जगाते हुए कहती है कि अपने आसपास ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आई। ये बोलने के बाद वो हवा के झोंके की तरह वहाँ से गायब हो चुकी थी। सीनियर सिस्टर जिया की स्पीड भी कुछ कम नहीं, थोड़ी देर में वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पे उन लोगों की पिटाई चल रही थी, पर उसे वहाँ जाकर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि अब तक ब्लडी बैटल गैंग के लोग इन फेंगयू टावर के स्टूडेंट्स को ले जाकर अपने यंग मास्टर के कदमों में बिछा चुके थे। अपने सामने ब्लडी बैटल गैंग से लुई होंग को देखने के बाद वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। उन्हें तो हुईलोंग के ग्रैंडफादर के बारे में भी पता था। ये जानकर तो हुईलोंग खुश हो जाता है कि क्या बात है, मेरे बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें। अब ये देखने के बाद कि ये लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, उसके लिए इन्हें डराना और ज्यादा आसान हो गया था। वो तो उस पर चढ़ते हुए कह रहा था, मुझे ये बता कि तू यांग काई को क्यों फॉलो कर रहा था। नो लैंग अपने दिमाग में सोचने लगता है कि क्या ये यांग काई का दोस्त है, इसी वजह से इसने जब अपने दोस्त का पीछा करते हुए देखा तो मेरी पिटाई लगा दी। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस जैसा घमंडी और सेल्फिश इंसान यांग काई की मदद क्यों कर रहा है, इसलिए वो उसके आगे माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यांग काई आपका दोस्त है, मैं तो उसे सस्पेक्ट समझ रहा था क्योंकि उसने मेरे भाई को गायब करवा दिया, इसलिए मेरा उसके साथ कुछ करने का प्लान नहीं था, बस मैं उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। हुईलोंग को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है कि आखिर ये उसे यांग काई का दोस्त क्यों कह रहा है। वो तो उसे धमकाते हुए कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की कि वो मेरा दोस्त होगा, मेरा स्टेटस देखा है, मैं उस जैसे को अपना दोस्त बनाऊंगा, क्या तू आंख से अंधा है। उसकी ऐसे गुस्से वाली बातें सुनने के बाद नो लैंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये इसका दोस्त नहीं है तो फिर उसके मैटर में टांग क्यों अड़ा रहा है। ऐसे दूसरे के पछड़े में टांग अड़ाने का क्या मतलब बनता है, बेवकूफी तो खुद ने की है। उसकी ये बात सुनकर तो उसके गार्ड उसकी धुलाई लगाना शुरू कर देते हैं। बेचारे के गाल पे तो पंच छप गया था। वहीं वो गार्ड उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की कि हमारे यंग मास्टर बेवकूफ है, तुझे तो उनका शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने तेरी जान बचाई और तू थैंक यू बोलने की बजाय उन्हीं की बेइज्जती कर रहा है। उसकी कुटाई लगता देखकर तो उसके कलेजे को ठंडक मिल गई थी। वहीं गार्ड्स नो लैंग से कहते हैं कि यांग काई बेशक से कमजोर है, पर तुझे पता है उसके साथ की लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो ट्रू युआन व्यान की पीक पर है, तो जैसे को तो पंच मार कर ही बेहोश कर देगी। सीनियर सिस्टर जिया की कल्टीवेशन सुनकर तो इस बंदे के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद तो वो हुईलोंग के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर बार बार से उसे थैंक यू बोलने लगा था। वो कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, मुझ जैसे नादान को पता भी नहीं आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताइए।
ये देखकर हुईलोंग उसे अपने पास बुलाते हुए कह रहा था, तुझे पता है मैं यहाँ यांग काई की जान लेने के लिए आया हूँ, लेकिन तेरी वजह से मेरा प्लान चौपट होने वाला था। ये बातें वो काफी ज्यादा गुस्से में कर रहा था, जिसे देखकर तो इस लड़के की जान निकलने वाली थी। वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ। हुईलोंग तो शायद उसे जाने का कहने वाला था, लेकिन हॉल मास्टर वेन के इशारे पर वो समझ आता है कि इन लोगों का इस्तेमाल करना है। इसलिए वो कहता है कि तू मेरे साथ मेरी टीम को ज्वाइन कर सकता है। जब हम यांग काई को पकड़ लेंगे और उसके साथ मौजूद उस लड़की को हम ले जाएंगे, तो पीछे से तो यांग काई से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे जान से मार दियो। अब ये देखकर कि हुईलोंग उसे मौका दे रहा है अपने भाइयों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का, वो खुशी खुशी इस चीज के लिए रेडी हो गया था। वो कहता है कि मेरी टीम आपको जरूर से फॉलो करेगी। फिर उसके एक इशारे पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हुईलोंग अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर हॉल मास्टर वेन इन लोगों को हमारी टीम में क्यों ज्वाइन करवाना चाहते हैं। उनसे सवाल करते हुए कह रहा था कि इन जैसे यूजलेस लोगों को अपनी टीम में शामिल करने का मतलब है कि अपनी स्पीड को स्लो करना। अगर आपको इस काम के लिए ज्यादा लोग चाहिए थे तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं और ज्यादा लोगों को अपने टीम में हायर कर लेता। मास्टर वैन के तो कुछ और ही प्लान थे। वो कहते हैं कि आपको पता है इस ब्लैक विंड माउंटेन में कितना ज्यादा खतरा मौजूद है, ऐसे में हम जितने ज्यादा लोग लेकर चलते उतने ज्यादा लोगों को खोना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे मुसीबत आगे बढ़ेगी हमारे पास सेक्रीफाइस करने के लिए यूजलेस लोग होंगे, इसलिए हमें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ये देखने के बाद तो हुईलोंग भी खुश हो जाता है कि आप कितने ज्यादा चालाक हैं। पर मास्टर वैन तो उसे सर पे चढ़ाते हुए कह रहा था कि अरे नहीं नहीं, आप यंग मास्टर हैं और काफी छोटे हैं, इसलिए आप इस तरीके के शातिर प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है, इतना साफ है कि एक लड़की के लिए यांग काई को मरवाना चाहता है। पर यहाँ दूसरी तरफ हॉल मास्टर वेन को तो इस बात की चिंता हो रही थी कि सीनियर सिस्टर जिया काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसे में उन्हें उकसाने का मतलब है कि अपने लोगों की तबाही करवाना। तो कुछ लोग तो होने चाहिए ना जिन्हें सेक्रीफाइस के लिए यूज किया जा सके। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीनियर सिस्टर जिया कितनी ज्यादा पावरफुल है कि ये सभी उनके सामने जाने से डर रहे हैं। इसलिए हॉल मास्टर वेंग नहीं चाहते कि सीनियर सिस्टर जिया के सामने जाने से पहले उनके पावरफुल सोल्जर्स मारे जाएं, क्योंकि अगर एक बार सीनियर सिस्टर जिया के साथ फाइट स्टार्ट हो गई तो बिना उन्हें हराए ये लोग पीछे नहीं हट सकते, वरना वो इन्हें जान से मार देगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहां वो दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए ब्लैक विंड माउंटेन के पास पहुंच गए थे और अब वो घोड़े के ऊपर बैठकर अपना सफर कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने अपने घोड़े को वहां पेड़ से बांधकर वो ब्लैक विंड माउंटेन की चढ़ाई करने लग जाते हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद उनकी एनिमी टीम भी वहां तक पहुंच जाती है, जो उनके घोड़े को देखने के बाद समझ गई थी कि आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। हॉल मास्टर वेन कहता है कि यहाँ से सफर पैदल तय करना है, इसलिए ज्यादा लोग आगे नहीं जा सकते, वरना वो इन्हें रिकॉग्नाइज करके इन्हें जान से मार देगी। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर काम आएंगे फेंगव्यू टावर के स्टूडेंट्स, इसलिए वो अपने एक डिसाइपल के साथ इन लोगों को आगे की तरफ रवाना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने सफर को कंटिन्यू करते करते पेड़ों के ऊपर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सफर करते करते उन लोगों को रात हो जाती है। वैसे यहाँ सीनियर सिस्टर जिया की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, यांग काई को तो उनकी स्पीड से मैचअप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी सीनियर सिस्टर जिया एक पेड़ पर रुकते हुए अपने आसपास के माहौल को चेक करके बताती है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, अब हम आगे का सफर कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर रुककर आराम कर लेते हैं। यांग काई भी इस चीज के लिए रेडी था, तो अब वो दोनों एक पेड़ की ब्रांच पर बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहे थे, जहाँ यांग काई गलती से सीनियर सिस्टर जिया को लिटिल सिस्टर जिया बोल देता है। वो तो कहती है मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ क्या, जो तुम मुझे छोटी सिस्टर कह रहे हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ इसलिए सीनियर सिस्टर कहो। वो बात को घुमाते हुए कह रहा था कि आप अपने साथ ये बैग क्यों कैरी कर रही हैं, आखिर इसमें क्या है। वैसे यहाँ पर एक खास बात ये है कि सीनियर सिस्टर ने अपना मास्क उतारा हुआ है। वो यांग काई से कहती है कि असल में इस बैग में 9 कंडेंशन ड्यू को रिफाइन करने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियां मौजूद है, ये मटेरियल्स काफी ज्यादा स्पेशल है, वहाँ पर नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से कैरी करके लेके जाना पड़ रहा है। वैसे भी 9 कंडेंशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे 1 घंटे के अंदर रिफाइन करना होगा, और ऐसे में मैं चीजें इधर उधर थोड़ी ना ढूंढने जा सकती हूँ। वो तो समझ गया था कि ये कितना दूर का सोचती हैं। तभी सीनियर सिस्टर जिया यांग से कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वो तो जैसे इस मौके का इंतजार कर रहा था, जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करके उसके पास आके कहता है कि सीनियर सिस्टर जिया मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर पहले मैं पूछती हूँ। यांग को भी कोई दिक्कत नहीं थी। सीनियर सिस्टर जिया कहती है मुझे ये बताओ कि एल्डर मैंग ने जब तुमसे पूछा था कि उन्हें हेल्प चाहिए तब तुमने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हेल्प मेरी करनी है तो फिर तुम इस चीज के लिए अचानक से रेडी कैसे हो गए। मास्टर ने बताया था कि तुम इतनी जल्दी किसी की हेल्प नहीं करते बिना मतलब के, फिर तुम मेरी हेल्प के लिए कैसे तैयार हो गए। अब अपने बारे में ऐसी तारीफ सुनकर यांग भी लाइक कि ओल्ड मैंग मेरे बारे में आपसे ऐसी बातें करते हैं।
वैसे ओल्ड मैंग की बातें सुनकर यांग को इतना बुरा लगा था कि वो बस पेड़ से गिरते गिरते बचा था। सीनियर सिस्टर के दोबारा पूछने पर कि बताओ ना, तुमने मेरी हेल्प के लिए हाँ क्यों कहा, वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए अपने पास मौजूद एक पिल की बोतल निकाल कर दिखाते हुए कहता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब मैं वीक हुआ करता था तब आप मुझे पिल्स देती थी। सीनियर सिस्टर जिया तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसने अभी तक ये बोतल संभाल के रखी है। वो उससे कहती है कि तुम तो कोमा में रहते थे ना, फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि वो पिल्स मैं देती थी। अब आपको तो पता है कि हमारे यांग भाई साहब कितनी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करते हैं। वो तो उस बोतल को स्मेल करते हुए कह रहा था कि इसकी खुशबू से इसमें से बिल्कुल आपकी तरह स्मेल आती है। अब यांग काई के मुंह से डायरेक्ट ये सुनकर कि यांग काई को उसकी स्मेल पता है, वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। और अब वो यांग काई से कह रही थी कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना था। यांग काई कहता है कि मैं जानता हूँ ओल्ड मैंग जैसे इंसान जल्दी से बीमार नहीं हो सकते, उनके पास काफी सारे मेडिसिन है, वो खुद को क्योर कर लेते हैं। तो मुझे असली वजह बताइए कि वो यहाँ क्यों नहीं आए। सीनियर सिस्टर्स या तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होते हुए कह रही थी कि मैंने उन्हें नींद की दवाई पिला दी थी। ये सुनकर तो यांग काई जोर जोर से हंसने लगता है कि अच्छा क्या वो इसी लायक है। सीनियर सिस्टर्स या तो उसे चुप कर आने लगती है कि हंस क्यों रहे हो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मैंने ऐसे भी कौन सा जोक मारा है। वो तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ आए और आकर तुम्हें रोके। ये बोलकर वो यांग काई को पीट रही थी, वो भी काफी प्यार से। यांग काई की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी और फिर वो अचानक से बातों बातों में सीनियर सिस्टर जिया का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। इन दोनों का तो प्यारा सा मोमेंट बन जाता है। सिस्टर जिया तो इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि यांग काई से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो ना, इसलिए मैं आसपास चक्कर लगाने जा रही हूँ। ये बोलकर वो सीधा अपना सामान पकड़ती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। यांग काई थोड़ी देर के लिए सदमे में था कि आखिर सीनियर सिस्टर जिया उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो तो उन्हें रोक भी नहीं पाता और इस प्यारे से सीन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।